नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे कि रोमन एम्पायर की स्थापना किसने की, इसके साम्राज्य का स्ट्रक्चर कैसा था, इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन लोग थे, इकोनॉमी का बेस क्या था और सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी कैसी थी, किसकी, रोमन एम्पायर की। इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसके समकालीन जो एम्पायर्स थे वो कौन कौन थे, जिसमें हमने ईरानियन एम्पायर को देखेंगे। ओके, सो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। आइए देखते हैं हम मैप, इसके थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे कि रोमन एम्पायर कहां पर स्प्रेड था। ओके, सो देखते हैं कि रोमन एम्पायर बेटा नॉर्थ के अंदर जो राइन और डैन्यूब नदी दिखाई देगी, और यहाँ जो अफ्रीका का जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसके नॉर्थ में जो सहारा डेजर्ट है वहां तक ये नॉर्थ में राइन एंड डैन्यूब और साउथ में सहारा डेजर्ट तक स्प्रेड था। और अगर हम ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें तो ये स्पेन तक स्प्रेड था, और अगर ईस्ट की बात करें तो आपको सीरिया और यहाँ पर इसकी सीमा बनाते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा हम ये देखेंगे बेटा, यहाँ पर आप देखो आपको ईरान दिखाई देगा। ईरान के अंदर जो यूफ्रेट रिवर थी वो ईरानियन एम्पायर और रोमन एम्पायर की सीमा का निर्धारण करते हुए आपको दिखाई देगी। ओके, सो अब नेक्स्ट मैप में देखते हैं, आपको दिखाई देगा कि ये पूरा का पूरा मैप आपको सिर्फ और सिर्फ किसका, रोमन एम्पायर का है, जिसमें आपको नॉर्थ में राइन डैन्यूब, साउथ में अफ्रीका दिखाई देगा, वेस्ट में स्पेन होगा, और इसमें आपको सीरिया तक की इसकी सीमाएं दिखाई देगी, और ईरान और रोमन एम्पायर के मध्य यूफ्रेट रिवर इनके सीमा का निर्धारण करेगी। और ये जो मिडिल में आपको दिखाई देगा ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा रोमन एम्पायर का हर्ट होगा। हर्ट मीन्स पूरा हर्ट, जहाँ से इसके पूरे व्यापार से लेकर हर चीज, हर क्षेत्रों का कंट्रोल भी होगा। इस पूरे एम्पायर पर रोमन एम्पायर का कंट्रोल होगा, और सारी चीज़ों का यहाँ से ट्रेड से लेकर हर एक्टिविटी इसी रोमन एम्पायर के थ्रू कंडक्ट होगी। किसकी, इस मेडिटेरेनियन सी के थ्रू रोमन एम्पायर की हर एक्टिविटी कंट्रोल होगी। ओके, सो अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। उसमें पहला जवाब देखेंगे कि इसके पैरेलल क्या था, सिस्टमेटिक चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। द टू पावरफुल एम्परर्स रूल्ड ओवर द मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट वर रोम एंड ईरान। अभी हम देख रहे हैं बेटा कि इस समय जब फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के मध्य, जिसमें अर्ली 7th सेंचुरी दिखेंगे, यहाँ तक रोमन एम्पायर का समय रहा, जिसमें ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 तक का टाइम हम देख सकते हैं जो रोमन एम्पायर का टाइम रहा। इसके पैरेलल ही एक और एम्पायर आपको मिलेगा जो ईरानियन एम्पायर के रूप में जाना जाएगा, जिस पर 2 प्रमुख वंशों के द्वारा अलग अलग समय अवधि में शासन किया, जिसमें पहली अवधि में शासन करने वाले थे पार्थियन और सेकंड में रहेंगे ससानियन। अब चलते हैं हमारे वापस किस पे, रोमन एम्पायर पे। अब रोमन एम्पायर को हम देखते हैं, these emperors located next to each other, separated only by a narrow of land that ran along the river Euphrates, जो मैं बता चुका हूँ। The Rome dominated the Mediterranean and all the regions around the sea in the both direction, north as well as साउथ। ओके, सो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, तो ये कौन है, तो जानने का प्रयास करो कौन हो सकते हैं ये है द फाउंडर ऑफ द रोमन एम्पायर, अगस्टस, जो रोमन एम्पायर के स्थापनाकर्ता के रूप में थे, सबसे शांति प्रिय शासक और सबसे ज़्यादा अपनी सीमाओं को फैलाने वाले शासक के रूप में रोमन एम्पायर के शासक और फाउंडर अगस्टस थे। देखिए, आइए देखते हैं। Thus the Roman Republic never really ended. The transition to an autocratic state was completed gradually. Augustus, the first emperor, took the position that he had saved the republic. Thus, the Rome was essentially still a republic. It was him who took all the final decisions
बैक्ड बाय द मिलिट्री फोर्स। कहते हैं जो सत्ता का वास्तविक स्रोत था रोमन एम्पायर के अंदर, वो शासक था। कहाँ पर? रोम के अंदर। तो हम देखते हैं जैसे ही कोई शासक होता है वो उसे प्रिंसिपेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ सीनेट भी देखने को मिलेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो क्या होती थी। और यहाँ पर आपको आर्मी भी देखने को मिलेगा, जो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमेशा शासक होगा वो अपने आप को सिटीजन के रूप में रखने का प्रयास करेगा। सो सिटीजन के रूप में, और वो मतलब किसके प्रति? मतलब उसकी जनता प्लस सीनेट दोनों के प्रति वफादार होगा। उससे पहले दो वर्ड देख लेते हैं, द टू फेज ऑफ द रोमन एम्पायर। टू फेज का मतलब क्या होगा? दो पीरियड रहेंगे रोमन एम्पायर के, एक होगा अर्ली पीरियड होगा और एक लेट पीरियड। अर्ली पीरियड और लेट पीरियड को हम 300 के 3rd सेंचुरी के पहले जो पीरियड रहेगा उसको हम अर्ली पीरियड के रूप में अध्ययन करेंगे, और जो 300 के जो बाद रहेगा उसको लेट पीरियड के रूप में अध्ययन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो 3rd सेंचुरी तक जो पीरियड था उससे पहले का रोमन एम्पायर और पूरे वर्ल्ड के लिए शांति का पीरियड या पीसफुल पीरियड के रूप में जानेंगे। लेकिन 3rd सेंचुरी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे। सो इन्हीं के आधार पर हम रोमन एम्पायर को देखेंगे, किसके? अर्ली और लेट के रूप में। अब आते हैं मेन चीजों पर। 3 मेन रोल प्लेयर इन द रोमन एम्पायर। कहते हैं रोमन एम्पायर में 3 प्रमुख रोल प्लेयर थे, जिसमें पहला शासक होता था, फिर सेकंड नोबिलिटी होते थे, और थर्ड होते थे आर्मी होती थी। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते रहेंगे कि किंग का क्या रोल था, नोबिलिटी का क्या रोल था और आर्मी का क्या रोल था। ओके, और फिर हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाएगा इन्हीं के साथ बताते हुए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं पहला किंग। अभी तक हमने देखा है कि शासक रोमन एम्पायर में एब्सोल्यूट पावर का सेंटर हुआ करता था। सारी सत्ता का स्रोत ही शासक होता था। कहां पर? रोम के अंदर। हालांकि होने को वो सीनेट के प्रति फेथफुल रहता था, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो सारी बातें सीनेट की माने। वह स्वयं विवेक के आधार पर ही निर्णय लेता था। कौन? किंग। किसमें? रोमन एम्पायर में। और हालांकि वो स्वयं को सिटीजन मान रहा है, प्रिंसिपेट मान रहा है, ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। और बहुत सी बार क्या होता है, सीनेट मतलब राजा को ये सारी बातें मनवाने के लिए प्रेशराइज भी करती है कि आपको ये मानना पड़ेगा, लेकिन बहुत सी बार शासक स्वयं विवेक के आधार पर भी निर्णय लेता है। अब देखते हैं कि बहुत सी बार सीनेट के साथ और भी होता है कि सीनेट जो अगर कोई क्रूल बोले, निर्दयी बोले, या कोई मतलब आतताई जैसा कोई अगर शासक आ जाता है तो वो सीनेट के ऊपर प्रभाव जमाने का प्रयास करता है। सीनेट के जितने भी सदस्य हों उनको अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो इधर उधर भगेंगे तो उन पे जासूसी और करवाने लगेगा। तो हमेशा सीनेट चाहती है कि शासक शांति प्रिय हो, जैसा अगस्टस के रूप में। ओके, सो अब देखते हैं नोबिलिटी, या यहाँ पर इसको सीनेट के रूप में भी आप देख सकते हैं। नोबिलिटी मतलब किंग, नोबिलिटी एंड आर्मी। सीनेट क्या है? पहला वर्ड देख लीजिए। सीनेट जो रोम के अपर क्लास के लोग, नोबिलिटी क्लास के लोगों का समूह है जो शासक को साम्राज्य के बारे में सलाह देता है। यह शासन प्रारंभिक काल या प्राचीन काल से जो शासन या सत्ता का स्रोत था, शासक के साथ साथ वो सीनेट हुआ करता था। मोस्टली शासक सीनेट की सलाह से ही काम करते हुए प्रतीत होते हैं। किसमें? रोमन एम्पायर में। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे, अगस्टस को देखेंगे बेटा, तो शांति प्रिय था लेकिन स्वयं विवेक को भी यूज करता हुआ प्रतीत होता है। सीनेट में अपर क्लास के लोग रह रहे हैं और वो ज्यादातर अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं। स्टार्टिंग के 3rd सेंचुरी तक तो देखेंगे कि सीनेट के अंदर जो रोम के लोगों का ही प्रभाव रहेगा, जो हाईली क्लास रहेंगे। लेकिन जैसे ही थर्ड सेंचुरी हम क्रॉस करेंगे उसके बाद क्या होने लगेगा कि अब धीरे धीरे रोम को छोड़ के बाकी जो इटली के शहर
इटली के बाकी अदर शहरों से भी लोग आने लगेंगे। किस में आने लगेंगे? सीनेट के अंदर। किसके आने लगेंगे? सीनेट के अंदर, क्योंकि अब धीरे धीरे इन लोगों का भी इसमें प्रभाव होने लगेगा। बाकी अदर जो अन्य जो आप बोले जमींदार या हायरी मतलब स्टेटस वाले लोग थे, वो धीरे 3rd सेंचुरी के बाद अब वो सीनेट में आने लगेंगे। अभी सीनेट क्या क्या करती थी वो भी देख लेते हैं। मोस्टली जितने भी लेखक होते थे, इतिहास लिखने वाले होते थे, वो सभी सीनेट को बेस रखकर अपना इतिहास लिखते थे, जिसमें और इन्हीं की आइडियोलॉजी के आधार पर इतिहास लिखा जाता था, सीनेट की आइडियोलॉजी के आधार पर। तो सीनेट ही आर्मी के बारे में अपने व्यू दिखाएगी कि कैसी होती थी, उनका क्या रोल प्ले होता था। तो अभी तक आपने सीनेट समझ में आ गया। ग्रुप ऑफ द नोबिलिटी इन मतलब रोम के जितने भी जो नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों का समूह सीनेट होता था। 3rd सेंचुरी तक रोम के लोगों का प्रभाव रहा किस पर? सीनेट पे। लेकिन 3rd सेंचुरी के बाद इटली के बाकी अन्य क्षेत्रों से भी कौन किस में आने लगे? सीनेट के अंदर आने लगे। ओके, सो हमारा 3rd पॉइंट आता है आर्मी। आर्मी क्या होती थी, क्या रोल था? देखते हैं कि रोमन एम्पायर बहुत डाइवर्सिफाई एम्पायर था, जो बहुत सारे क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिसका नॉर्थ में से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक बहुत बड़े पैमाने पर था। और ये एम्पायर सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज, आप सोचिए और फिर बताइए। तो पहली बार मैं ही मतलब आपके बाद अब मैं बता देता हूँ। ये सेंट्रलाइज एम्पायर था, जो पूरी सत्ता का स्रोत शासक है, ये पहले बता चुका हूँ। तो उसी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर सेंट्रलाइज होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी चाहिएगी। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये 3 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड था, जिसमें आपने देखा यूरोप, सेकंड था अफ्रीका और 3rd हमने आपको बताया क्या? एशिया। कौन सा एम्पायर स्प्रेड था 3 कॉन्टिनेंट में? रोमन एम्पायर। उस वजह से इतने बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत होगी। अब आर्मी कैसी थी वो भी देख लेते हैं। रोमन एम्पायर के अंदर प्रोफेशनल आर्मी थे, जो पेड सर्विसेज पे काम करते थे, जिनको सैलरी मिलती थी वर्तमान समय के लिए। अब इसके कंटेम्प्रेरी शासकों को देख लेते हैं। ईरानियन एम्पायर में ऐसा पेड सर्विस कुछ भी नहीं था, लेकिन रोमन एम्पायर में प्रोफेशनल आर्मी थी जो पैसे पे काम करती थी रोम में। अब बहुत सी बार रोमन एम्पायर के अंदर आर्मी अपने बेनिफिट्स के लिए, ज़्यादा पेमेंट के लिए, सैलरी के लिए, बहुत सारे अलग अलाउंसेस के लिए रिवोल्ट करते भी देखा गया। ये कौन लिखते हैं? सीनेट्स के अकॉर्डिंग। और बहुत सी बार क्या करते थे कि इनको सैलरी बढ़ाने, सैलरी इंक्रीज करने या और कुछ लालच देकर भी जो शासक वर्ग था वो अपनी अकॉर्डिंग इनको मिलाने का प्रयास भी करता था, जिससे बहुत सी बार हमें किसे गृह युद्ध, सिविल वॉर जैसी कंडीशन भी यहाँ पर क्रिएट हो जाती थी। कहाँ पर? रोम के अंदर। ये वाली स्थिति भी बहुत सी बार क्रिएट होती थी रोम के अंदर। मतलब रोमन एम्पायर के अंदर। तो ये आपने आर्मी को देखा। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि रोमन एम्पायर कैसा था, लैंग्वेज कैसी थी, पढ़े लिखे लोग एजुकेटेड कैसे थे, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ओके, सो अब देखेंगे कि द टू ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जानते हैं जो प्रमुख रूप से रोमन एम्पायर के अंदर यूज की जाती थी। फर्स्ट लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज एंड सेकंड थी ग्रीक लैंग्वेज, जिनका सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 लैंग्वेजों का पूरे रोमन एम्पायर के अंदर हाईली क्लास या अपर क्लास के द्वारा यूज किया जाता था, जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज प्रमुख रूप से जो एडमिनिस्ट्रेशन में सारे कामों में यूज किया जाता था। आपने अभी देखा बेटा कि यूरोप और साउथ में अफ्रीका, और फिर नेक्स्ट देख रहे हैं कि एशिया के अंदर इतने बड़े डाइवर्सिफाई क्षेत्र के अंदर केवल 2 लैंग्वेज है। ये दोनों लैंग्वेजें केवल और केवल ऑफिशियल, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन और ग्रीक।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज की जाती थी। बाकी अन्य क्षेत्रों में जैसे यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया में अपने अपने क्षेत्रों पर अपनी अपनी भाषा बोलने के लिए और काम करने के लिए अलग होती थी, लेकिन इन लैंग्वेजों को एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से यूज किया जाता था। कहाँ पर? यूरोप के अंदर, मींस रोमन एम्पायर में। ओके, सो अभी तक हमने ये सारा देखा। इसके अलावा अब हम देखते हैं बेटा, थोड़ा सा और देखते हैं। क्या देखते हैं कि Augustus region lasted for 40 years and was known as the golden age as in Augustan literature and the arts. He laid the enduring ideological and foundations for the next 3 centuries of the Roman Empire, known as the Principate. The first 200 of which were known as a Roman peace, Roman according to the treaty. कहते हैं बेटा, मैंने पहले बता चुके हैं कि अगस्टस का जो पीरियड था बहुत शांति का पीरियड था। इसके अंदर हम देखते हैं लिटरेचर से लेकर आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर ट्रेड से लेकर पूरी प्रॉस्पेरिटी आती है। कहाँ पर? रोमन अंपायर के अंदर। सो आप सारी चीज़ों को नोटिस करेंगे कि पूरे रोम के अंदर सारी प्रॉस्पेरिटी आती है और शांति का काल रहता है। कहाँ का? रोम अंपायर का, जिसमें रोमन पीस के रूप में आपको यहाँ पर जाना जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें नोटिस करेंगे कि इस अंपायर के अंदर, किसके? रोम अंपायर के अंदर बहुत सी बार क्या होता है, जब शासक की मृत्यु होती है तो जब उसके पुत्र हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुत्र ना हो तो क्या होता है? ऐसी भी कंडीशन आई है जो हम नेक्स्ट पेज के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख रहे हैं कि अगस्टस adopt Tiberius for the smooth power transfer of the Roman Empire। यहाँ पर हमने देखा कि अगस्टस जो पूरे साम्राज्य को आसानी से या स्मूथली पावर का ट्रांसफर हो, कोई वॉर वगैरह की, सिविल वॉर जैसी कंडीशन ना हो, इसलिए टिबेरियस, क्योंकि इसके खुद का अपना पुत्र नहीं था, इस वजह से अडॉप्ट करता है कौन? अगस्टस। किसको? टिबेरियस को, ताकि शासन आसानी से ट्रांसफर हो सके। सो अभी तक हमने देखा 3rd सेंचुरी तक जितने भी शासक हुए यहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर, लेकिन शांतिपूर्ण काल रहता है। इसी के अलावा सोसाइटी हो वो बहुत अच्छी थी। आपने देखा नॉर्थ के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत प्रॉस्पेरिटी दिखाई देगी। मेडिटेरियन सी इसका रोमन एम्पायर का हार्ट के रूप में होगा। साउथ के अंदर, अफ्रीका के अंदर होंगे। तो सभी क्षेत्रों से धीरे धीरे हम देखते हैं कि 3rd सेंचुरी तक आते आते अब सीनेट का प्रभाव कम होने लगेगा और जितने भी क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, शहरों में रहने वाले ऑफिसर थे, उनका प्रभाव बढ़ने लगेगा। किसमें? रोमन अंपायर में। अब वो रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर सारी चीज़ों के लिए मतलब उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखते हैं कि सेना का शासन मोस्टली रहता था, तो उस वजह से सैनिक ऑफिसर्स 3rd सेंचुरी के बाद, जिसमें हम देखेंगे गैलिनस के समय, मतलब जो ऑफिसर्स का प्रभाव बढ़ने लगता है। इस वजह से पूरे ऑल ओवर यहाँ पर हमें देखने को मिला कि अब ये जो साम्राज्य का कल्चरल रूप से, भाषाई रूप से, खान पान से, धर्म से बहुत ज़्यादा डाइवर्स दिखाई देगा कंपैरिजन ऑफ ईरानियन अंपायर के। कौन सा अंपायर? कौन सा बेटा? रोमन अंपायर। सो हमारे टॉपिक का ये तो ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे।